नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 19वीं और 20वीं शताब्दी का समय भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह वो दौर था जब समाज के अंदर छुपी हुई असमानताएं, अन्याय और भेदभाव पहली बार खुलकर सवालों के घेरे में आए। सदियों से चली आ रही परंपराएं, जिन्हें लोग भगवान की इच्छा या धर्म का आदेश मानते थे, अब लॉजिक, ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी के आधार पर जांची जाने लगी। उस समय भारतीय समाज की संरचना बहुत कठोर थी, जहां व्यक्ति का सम्मान उसके जन्म, जाति और जेंडर से तय होता था, न कि उसकी योग्यता या इंसानियत से। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, उनकी स्वतंत्रता सीमित थी और उनके जीवन के निर्णय दूसरों द्वारा लिए जाते थे। वहीं दूसरी ओर कास्ट सिस्टम ने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया था, जहां कुछ लोग खुद को सुपीरियर मानते थे और कुछ को इंसान से भी कम समझा जाता था। निचली जातियों को मंदिर, स्कूल, कुएं और सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा जाता था। यह व्यवस्था समाज में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को और मजबूत कर रही थी। लेकिन इसी काल में मॉडर्न एजुकेशन, प्रिंट कल्चर, न्यूज़पेपर्स, बुक्स और सोशल डिबेट्स का प्रसार हुआ। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, क्या महिलाएं इंसान नहीं हैं? क्या जन्म के आधार पर किसी को अपमानित किया जाना सही है? इन सवालों ने कई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को जन्म दिया। रिफॉर्मर्स ने समाज को ये समझाने की कोशिश की कि धर्म का असली अर्थ करुणा और समानता है, न कि अत्याचार। यही कारण है कि यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि अवेयरनेस, स्ट्रगल और करेज से आता है। लगभग 200 साल पहले भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत कमजोर और असुरक्षित थी। एक लड़की का जन्म होते ही उसका भविष्य तय कर दिया जाता था। बहुत कम उम्र में, कई बार प्यूबर्टी से पहले ही, लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज को समाज में नॉर्मल माना जाता था और इसका विरोध करना पाप समझा जाता था। उस समय ये बिलीफ फैली हुई थी कि लड़की का मुख्य काम केवल पत्नी बनना और घर संभालना है। महिलाओं की शिक्षा को खतरनाक माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि अगर कोई महिला पढ़ लिख जाएगी तो वह डिसोबीडिएंट हो जाएगी या विधवा बन जाएगी। इसलिए स्कूल और शिक्षा के दरवाजे महिलाओं के लिए लगभग बंद थे। बिना शिक्षा के महिलाएं अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के बारे में जान ही नहीं सकती थीं। वे पूरी तरह पुरुषों पर डिपेंडेंट बना दी जाती थीं। विडोज की स्थिति और भी दर्दनाक थी। पति की मृत्यु के बाद उनका जीवन मानो समाप्त हो जाता था। विडो रीमैरिज को समाज स्वीकार नहीं करता था। विधवाओं को सफेद कपड़े पहनने, स्वादिष्ट भोजन छोड़ने और सामाजिक जीवन से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। कई जगहों पर सती जैसी अमानवीय प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें महिला को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे धार्मिक गौरव का रूप दिया जाता था, जबकि वास्तव में यह हिंसा थी। प्रॉपर्टी राइट्स भी महिलाओं को नहीं दिए जाते थे। उन्हें पिता या पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता था। पुरुषों को पॉलीगमी की अनुमति थी, लेकिन महिलाओं से पूर्ण लॉयल्टी की अपेक्षा की जाती थी। ये डबल स्टैंडर्ड समाज में गहराई से बैठा हुआ था। हालांकि आज कानून महिलाओं को समान अधिकार देता है, फिर भी समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आज भी पूरी इक्वालिटी नहीं मिल पाई है। ये हमें बताता है कि सोशल रिफॉर्म केवल कानून से नहीं, बल्कि सोच बदलने से पूरा होता है। महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के साथ साथ भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम भी सामाजिक अन्याय का एक बड़ा कारण था। समाज को जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा गया था। ब्राह्मण्स और क्षत्रियास को हाईएस्ट पोजीशन दी गई, वैश्यस को व्यापार तक सीमित किया गया, शूद्रस को सेवा कार्यों में बांध दिया गया और सबसे नीचे रखे गए लोग अनटचेबल्स कहलाए। यह व्यवस्था इंसान को उसके कर्म से नहीं, बल्कि जन्म से आंकती थी। अनटचेबल्स के साथ व्यवहार अत्यंत अमानवीय था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपवित्र माना जाता था। वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, जिससे उनका जीवन और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते थे। स्कूलों में उन्हें अलग बैठाया जाता था या कई जगह शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखा जाता था। अपर कास्ट लोगों को छूना तक अपराध माना जाता था। यह व्यवस्था उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह तोड़ देती थी। इन लोगों को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था जिन्हें पोल्यूटिंग ऑक्यूपेशंस कहा जाता था, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, लेदर वर्क और सफाई का काम। ये पेशे समाज के लिए आवश्यक थे, लेकिन इन्हें करने वालों को अपमानित किया जाता था। यह एक गहरी विडंबना थी कि समाज उनके श्रम पर निर्भर था,
लेकिन उन्हें सम्मान देने को तैयार नहीं था। कास्ट सिस्टम ने समाज में फियर और साइलेंस पैदा किया। लोग अन्याय के खिलाफ बोलने से डरते थे क्योंकि उन्हें सोशल बॉयकॉट का खतरा रहता था। लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इस सोच को चुनौती दी। रिफॉर्मर्स ने ये बताया कि इंसान की डिग्निटी जन्म से नहीं छीनी जा सकती। एजुकेशन, अवेयरनेस और यूनिटी के माध्यम से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने की कोशिश की गई। ये संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन इसी संघर्ष ने आगे चलकर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस की नींव रखी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारतीय समाज में बदलाव की एक नई लहर दिखाई देने लगी, और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास। इससे पहले ज्ञान केवल कुछ एलीट लोगों तक सीमित था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और मैगजीन्स आम लोगों तक पहुंचने लगे। अब समाज के सामान्य लोग भी पढ़ने, सोचने और सवाल पूछने लगे। ये बदलाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने समाज की सोच को हिलाकर रख दिया। प्रिंट मीडिया ने लोगों को ये ताकत दी कि वे अपने विचार पब्लिक रूप से व्यक्त कर सकें। रिफॉर्मर्स ने इसका भरपूर उपयोग किया। उन्होंने हार्मफुल कस्टम्स जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ लेख लिखे। जब ये विचार छपकर लोगों तक पहुंचे तो समाज में डिबेट शुरू हुई। अब सामाजिक मुद्दे केवल घरों या मंदिरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन गए। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। एक शहर में शुरू हुई बहस पूरे देश में फैलने लगी। प्रिंट ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग समान अन्याय के खिलाफ सोच रहे हैं। इससे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को स्ट्रेंथ मिली और लोगों को मोबिलाइज किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रिंट कल्चर ने प्राइवेट कन्वर्सेशंस को पब्लिक मूवमेंट्स में बदल दिया। अब अन्याय के खिलाफ बोलना केवल साहस की बात नहीं, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। प्रिंट और डिबेट ने समाज को चुप रहने से बोलने की दिशा में ले गया, और यही किसी भी बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। भारतीय समाज सुधार के इतिहास में राजा राममोहन रॉय का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे उन पहले रिफॉर्मर्स में से थे जिन्होंने परंपराओं को अंधविश्वास नहीं, बल्कि रीजन और ह्यूमैनिटी के आधार पर परखा। उन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज को सुपरस्टिशन, डिस्क्रिमिनेशन और ऑप्रेसिव कस्टम से मुक्त करना। राजा राममोहन रॉय का सबसे बड़ा योगदान सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष था। उस समय सती को धार्मिक परंपरा बताया जाता था और इसका विरोध करना धर्म के खिलाफ माना जाता था। लेकिन राजा राममोहन रॉय ने एंशिएंट टेक्स्ट का गहन अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि सती का कोई धार्मिक आधार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म कभी भी क्रूअल्टी और वायलेंस का समर्थन नहीं कर सकता। वे यह मानते थे कि महिलाएं नेचर से इन्फीरियर नहीं है, बल्कि उन्हें जानबूझकर एजुकेशन और अवसरों से वंचित किया गया है। उन्होंने विमेन्स एजुकेशन, इक्वालिटी और फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेसिव कस्टम्स का खुलकर समर्थन किया। उनके लेख, पैम्फलेट्स और डिबेट्स ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा राममोहन रॉय के प्रयासों को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का भी समर्थन मिला और अंततः 1829 में सती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये केवल एक कानून नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक मॉरल विक्ट्री थी। ये साबित हो गया कि अगर रीजन, करेज और कंपैशन साथ हो तो सदियों पुरानी कुप्रथाएं भी समाप्त की जा सकती है। विडोज की स्थिति सुधारना भारतीय समाज सुधार आंदोलन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक थी। पति की मृत्यु के बाद विधवा का जीवन सामाजिक रूप से समाप्त मान लिया जाता था। विडो रीमैरिज को पाप और धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। ऐसे माहौल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने साहस के साथ इस अन्याय को चुनौती दी। विद्यासागर ने भी वही रास्ता अपनाया जो राजा राममोहन रॉय ने अपनाया था। उन्होंने स्क्रिप्चर्स का अध्ययन किया। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि हिंदू ट्रेडिशन में विडो रीमैरिज की अनुमति है। उनके तर्क इतने मजबूत और लॉजिकल थे कि समाज उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। उनके प्रयासों से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ। हालांकि कानून बन गया, लेकिन समाज की सोच तुरंत नहीं बदली। जो विडोज दोबारा शादी करती थीं, उन्हें सोशल बॉयकॉट, इंसल्ट और हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता था। कई परिवारों ने अपने संबंध तोड़ लिए। ये दिखाता है कि कानून से पहले समाज की मेंटालिटी बदलना कितना कठिन होता है। इसके बावजूद यह आंदोलन रुका नहीं। दक्षिण भारत में वीरासालिंगम पंतुलु ने विडो रीमैरिज को प्रोत्साहित किया। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने पेट्रियार्कल वैल्यूज को चुनौती दी और विमेन्स डिग्निटी पर जोर दिया। विडो रीमैरिज मूवमेंट ने समाज को यह सिखाया कि महिला का जीवन केवल पति पर निर्भर नहीं है। यह आंदोलन केवल विधवाओं के लिए नहीं था,
बल्कि यह पूरे समाज की सोच को बदलने की कोशिश थी। इसने ये स्पष्ट किया कि ट्रू रिफॉर्म वही होता है जो इंसान की डिग्निटी और चॉइस का सम्मान करे। भारतीय समाज में जब सोशल रिफॉर्म की बात शुरू हुई तो रिफॉर्मर्स ने ये बहुत जल्दी समझ लिया कि जब तक महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक समाज में वास्तविक प्रोग्रेस संभव नहीं है। उस समय महिलाओं को अशिक्षित रखना एक तरह की सोशल कंट्रोल स्ट्रैटेजी थी, ताकि वे सवाल न पूछ सकें और अन्याय को अपनी डेस्टिनी मानती रहें। रिफॉर्मर्स का मानना था कि एजुकेटेड वुमन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए परिवर्तन की शक्ति बन सकती है। इसी सोच के कारण लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले गए। कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया। बॉम्बे और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों और लोअर कास्ट बच्चों के लिए स्कूल्स खोले। पंजाब में आर्य समाज ने गर्ल्स एजुकेशन को रिलीजियस रिफॉर्म से जोड़ा और इसे मॉरल ड्यूटी बताया। हालांकि समाज का बड़ा हिस्सा इसका विरोध कर रहा था। लोगों को डर था कि पढ़ी लिखी महिलाएं ट्रेडिशन तोड़ देंगी, फैमिली वैल्यूज कमजोर होंगी और महिलाएं डिसोबीडियंट हो जाएंगी। इसी डर के कारण कई परिवारों ने लड़कियों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। कई महिलाएं घर पर ही पढ़ी या फिर चुपचाप खुद से पढ़ना सीखा। ऋषसुंदरी देवी इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिन्होंने छिपकर पढ़ना लिखना सीखा और आत्मकथा लिखी। धीरे धीरे स्थिति बदली। महिलाओं ने यूनिवर्सिटीज में प्रवेश करना शुरू किया। वे टीचर्स, डॉक्टर्स और राइटर्स बनी। ये बदलाव केवल एजुकेशन का नहीं था बल्कि महिलाओं की आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस का भी था। गर्ल्स एजुकेशन ने समाज की जड़ता को हिलाना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब महिलाएं केवल सुधार की बेनिफिशियरी नहीं रहीं, बल्कि वे स्वयं रिफॉर्मर्स बन गईं। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर पेट्रियार्की, कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी को चुनौती दी। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि अब महिलाएं अपनी आवाज खुद बन रही थीं। पंडिता रमाबाई ने अपर कास्ट हिंदू महिलाओं पर हो रहे ऑपरेशन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने विडोज के लिए आश्रय गृह स्थापित किया और यह बताया कि रिलीजन के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने एजुकेशन को लिबरेशन का सबसे बड़ा साधन माना। ताराबाई शिंदे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में जेंडर इनइक्वालिटी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि समाज महिलाओं से नैतिकता की अपेक्षा करता है, लेकिन पुरुषों के लिए अलग स्टैंडर्ड्स क्यों है। ये लेखन अपने समय से बहुत आगे था। मुस्लिम समाज में बेगम रौके सखावत हसैन ने महिलाओं की एजुकेशन के लिए कार्य किया। उन्होंने स्कूल्स खोले और यह साबित किया कि पर्दा और शिक्षा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। उन्होंने महिलाओं को सोचने और लिखने के लिए प्रेरित किया। इन महिलाओं ने मैगजीन्स एडिट की, बुक्स लिखी और ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। उनकी मांगें स्पष्ट थीं: एजुकेशन, हेल्थ केयर और वोटिंग राइट्स। इस तरह विमेन रिफॉर्मर्स ने सोशल रिफॉर्म को एक नया डायरेक्शन दिया, जहां महिलाएं खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थीं। चाइल्ड मैरिज भारतीय समाज की सबसे गहरी जड़ें जमाए कुप्रथाओं में से एक थी। रिफॉर्मर्स ने यह समझ लिया था कि जब तक लड़की को बचपन में ही विवाह के बंधन में बांध दिया जाएगा, तब तक उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता असंभव है। इसलिए चाइल्ड मैरिज को रोकना सोशल रिफॉर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। अवेयरनेस बढ़ने के साथ रिफॉर्मर्स ने इस प्रथा को खुले रूप से चैलेंज किया। न्यूज़पेपर्स, डिबेट्स और पब्लिक मीटिंग्स के माध्यम से यह बताया गया कि चाइल्ड मैरिज केवल ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक सोशल क्राइम है। इसी संघर्ष का परिणाम था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। इस कानून ने मैरिज की मिनिमम एज तय की, पुरुषों के लिए 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 16 वर्ष, जिसे बाद में बढ़ाया गया। ये कानून इस बात का संकेत था कि सोसाइटी अब धीरे धीरे बदल रही है। पहले जहां रिलीजियस और सोशल ऑपोजिशन बहुत तीव्र होता था, वहीं इस कानून को कंपैरेटिवली कम विरोध का सामना करना पड़ा। ये बदलाव ये दिखाता है कि प्रिंट, एजुकेशन और रिफॉर्म मूवमेंट्स ने लोगों की सोच पर प्रभाव डाला था। हालांकि कानून बनने से चाइल्ड मैरिज पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन इसने सोसाइटी को क्लियर मैसेज दिया कि ट्रेडिशन के नाम पर बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये कानून सोशल रिफॉर्म की मैच्योरिटी का प्रतीक बन गया। महिलाओं से जुड़े सुधारों के साथ साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी एक मजबूत आंदोलन खड़ा हुआ। रिफॉर्मर्स ने यह समझा कि जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा, तब तक इक्वालिटी केवल सपना ही रहेगी। इसलिए कई ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ने कास्ट टबूज को तोड़ने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली ने कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, अनटचेबिलिटी और रिचुअल प्योरिटी जैसे विचारों को चुनौती दी। उन्होंने इंटरकास्ट डाइनिंग और सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा दिया।
क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी लोअर कास्ट और ट्राइबल बच्चों को एजुकेशन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्कूल्स और हॉस्टल्स खोले जहां कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। एजुकेशन ने लोअर कास्ट को कॉन्फिडेंस और अवसर दिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने भी कास्ट सिस्टम को कमजोर किया। सिटीज में जॉब्स कास्ट से नहीं बल्कि स्किल से मिलने लगे। फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और रेलवेज ने लोगों को विलेज ऑपरेशन से बाहर निकलने का मौका दिया। अर्बन लाइफ में कास्ट बाउंड्रीज थोड़ी धुंधली होने लगी। इन सभी मूवमेंट्स ने मिलकर यह साबित किया कि कास्ट कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं बल्कि सोशल कंस्ट्रक्शन है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर किया कि इंसान की डिग्निटी जन्म से नहीं छीनी जा सकती। यही सोच आगे चलकर डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस की नींव बनी। भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम के खिलाफ सबसे साहसिक और स्पष्ट आवाज ज्योतिराव फूले की थी। उन्होंने ब्राह्मण डोमिनेंस को सीधे चुनौती दी और कहा कि यह व्यवस्था रिलीजन के नाम पर लोगों को गुलाम बनाए रखने का तरीका है। फुले ने साफ शब्दों में कहा कि कास्ट हायरार्की इंसान को इंसान से अलग करती है और समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले ने कास्ट ऑपरेशन की तुलना स्लेवरी से की। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे स्लेव्स को जबरन दबाया जाता है, वैसे ही शूद्रास और अति शूद्रास को सदियों से ऑपरेशन का शिकार बनाया गया है। फुले ने यह भी कहा कि तथाकथित आयंस आउटसाइडर्स थे जिन्होंने भारत में आकर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को नीचा दिखाया और उन पर डोमिनेंस कायम की। उनका उद्देश्य केवल क्रिटिसिज्म करना नहीं था बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट जगाना था। इसी लक्ष्य से उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का अर्थ था सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका मुख्य उद्देश्य लोअर कास्ट्स में इक्वालिटी, डिग्निटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना था। ज्योतिराव फुले का विचार था कि एजुकेशन ही कास्ट सिस्टम को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने लोअर कास्ट और विमेन एजुकेशन पर विशेष जोर दिया। उनका एंटी कास्ट आइडियोलॉजी भारतीय समाज के लिए रेवोल्यूशनरी थी और आगे चलकर कई आंदोलनों की इंस्पिरेशन बनी। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास में कास्ट इनजस्टिस के खिलाफ सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आवाज B.R. अम्बेडकर जी की थी। अम्बेडकर का जन्म महाकास्ट में हुआ, जिसे उस समय अनटचेबल माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन और एक्सक्लूजन को बहुत करीब से देखा। यही अनुभव उनके विचारों और संघर्ष की फाउंडेशन बना। अम्बेडकर ने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया। उन्होंने ये साबित किया कि नॉलेज कास्ट से नहीं बल्कि मेहनत से आती है। उन्होंने डालर्स के लिए इक्वालिटी और डिग्निटी की मांग की। टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स के माध्यम से उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर भगवान सबके हैं तो मंदिरों पर कुछ लोगों का मोनोपोली क्यों है। अम्बेडकर ने कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम केवल सोशल प्रॉब्लम नहीं बल्कि मॉरल क्राइम है। उनका मानना था कि जब तक कास्ट रहेगी तब तक डेमोक्रेसी और फ्रीडम केवल शब्द बनकर रह जाएंगे। इसी कारण उन्होंने ये प्रसिद्ध विचार दिया कि ट्रू फ्रीडम इज इम्पॉसिबल विदाउट एनाइलेशन ऑफ कास्ट। अम्बेडकर ने डालर्स को यह सिखाया कि वे चैरिटी नहीं बल्कि राइट्स मांगे। आगे चलकर उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सेंट्रल रोल निभाया और इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बनाया। उनका योगदान केवल डालर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था। दक्षिण भारत में कास्ट सिस्टम और ब्राह्मण डोमिनेंस के खिलाफ एक अलग और तीखा आंदोलन उभरा, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहा जाता है। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे A.V. रामासामी, जिन्हें पेरिया के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि समाज में इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण रिलीजन के नाम पर किया गया डिस्क्रिमिनेशन है। पेरिया ने ब्राह्मण डोमिनेंस को ओपनली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रेडिशन इंसान को इंफीरियर बनाता है तो उसे तोड़ देना चाहिए। उन्होंने रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल महिलाओं और लोअर कास्ट्स को दबाने के लिए किया गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का उद्देश्य था कि लोग अपनी डिग्निटी खुद पहचानें। इस आंदोलन ने इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। पेरिया का मानना था कि जब तक इंसान खुद को इंफीरियर मानता रहेगा तब तक कोई रिफॉर्म सफल नहीं हो सकता। उन्होंने विमेन ऑपरेशन पर भी जोर दिया और कहा कि पेट्रियार्की और कास्ट एक दूसरे को मजबूत करते हैं। उनका आंदोलन केवल सोशल रिफॉर्म नहीं था बल्कि मेंटल रेवोल्यूशन था, जिसने साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों को गहराई से प्रभावित किया। भारतीय समाज सुधार केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं था बल्कि कई ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट्स ने मिलकर समाज को नया रूप दिया।
ब्राह्मो समाज ने रैशनल रिलीजन पर जोर दिया और सुपरस्टिशन तथा ब्लाइंड फेथ का विरोध किया। इसने इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी को रिलीजन का मूल बताया। यंग बंगाल मूवमेंट ने फ्रीडम ऑफ थॉट को बढ़ावा दिया। इसके फॉलोअर्स ने ट्रेडिशन को चैलेंज किया और लॉजिक, साइंस और डिबेट को महत्व दिया। रामकृष्ण मिशन ने रिलीजन को सर्विस से जोड़ा और कहा कि ह्यूमैनिटी की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम समाज में अलीगढ़ मूवमेंट ने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और मुस्लिम्स को साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग की ओर प्रेरित किया। सिख समाज में सिंह सभा मूवमेंट ने रिलीजियस प्योरिटी, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म पर जोर दिया। इन सभी मूवमेंट्स ने मिलकर इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न बनाने की दिशा में काम किया। इन्होंने ये सिद्ध किया कि रिफॉर्म केवल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है। प्रिय विद्यार्थियों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने भारतीय समाज की दिशा और सोच दोनों को गहराई से बदल दिया। ये सुधार किसी एक व्यक्ति या एक संगठन का परिणाम नहीं थे, बल्कि एजुकेशन, डिबेट, करेज और कलेक्टिव एफर्ट का साझा फल थे। रिफॉर्मर्स ने समाज को ये समझाया कि ट्रेडिशन का सम्मान तभी मीनिंगफुल होता है जब वो ह्यूमैनिटी, जस्टिस और इक्वालिटी को बढ़ावा दे। अंधी परंपराओं को तोड़ना आसान नहीं था, फिर भी रिफॉर्मर्स ने रिस्क उठाकर सच बोलने का साहस दिखाया। इन आंदोलनों ने महिलाओं को साइलेंस से वॉइस की ओर और ऑपरेशन से सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर ले जाने का रास्ता खोला। गर्ल्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानूनों ने ये स्पष्ट किया कि सोशल चेंज केवल मॉरल अपील से नहीं बल्कि लीगल सपोर्ट से भी मजबूत होता है। साथ ही कास्ट सिस्टम के खिलाफ उठी आवाजों ने ये सिद्ध किया कि जन्म के आधार पर भेदभाव कोई डिवाइन ऑर्डर नहीं बल्कि मैनमेड इनजस्टिस है। प्रिंट कल्चर और पब्लिक डिबेट ने समाज को सोचने, सवाल पूछने और संगठित होने की शक्ति दी। इससे रिफॉर्म प्राइवेट चर्चा से निकलकर मास मूवमेंट बने। नॉन ब्राह्मण और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स ने रिलीजन के नाम पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती दी और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। डैलेट मूवमेंट्स ने डिग्निटी और राइट्स की भाषा को केंद्र में रखा और इक्वालिटी को चैरिटी नहीं बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित किया। इन सुधारों का प्रभाव मॉडर्न लॉज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ दिखाई देता है, जहां लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को मूल वैल्यूज माना गया है। हालांकि कई सोशल प्रॉब्लम्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने बदलाव की मजबूत नींव रख दी। आज की पीढ़ी के लिए इन आंदोलनों का संदेश स्पष्ट है। समाज तब बदलता है जब लोग इनजस्टिस को नॉर्मल मानने से इनकार करते हैं और करेज के साथ सही के पक्ष में खड़े होते हैं। यही रिफॉर्मर्स की सबसे बड़ी लेगेसी है और भारत की इंक्लूसिव फ्यूचर की गाइडिंग लाइट भी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।